हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र को हम बहुत ही अच्छी और डिटेल से पढ़ेंगे। हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र को, एंडोक्राइन सिस्टम को, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे वो रीट हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड, कोई भी एग्जाम कंपटीशन हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप साइंस को कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे हमने देखा है कि 3 टाइप्स ग्लैंड, हेडिंग है 3 टाइप्स ग्लैंड। इसका मतलब हुआ कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। तो ग्रंथियाँ हम देखेंगे कि ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली ग्रंथि हमें दिखाई दे रही है। पहली ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हिंदी में बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियां का मतलब हुआ कि नलिका युक्त। इसका मतलब है कि ये जो श्रावण करेगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो अपना स्रावित पदार्थ है, जो अपना श्रावण करेगी, वो नलिका के अंदर, डक्ट के अंदर करेगी। इसलिए इनको क्या कहते हैं? नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहा जाता है, क्योंकि इनका श्रावण जो होगा वो नलिका द्वारा होगा। किस द्वारा होगा श्रावण? नलिका द्वारा होगा। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं लीवर। इसके एग्जाम्पल हैं लीवर यानी यकृत, लेक्रिमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्मा ग्रंथि, श्वेत ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, सेलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, मेमेरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि और सिबेसियस ग्लैंड। ये जो ग्रंथियां हैं वो किस प्रकार की है? बहिस्रावी ग्रंथि। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में आया था, इससे पहले जो एग्जाम हुआ उसमें। अब ये 2020 में नहीं आया, इससे पहले जो हुआ सेलेवरी ग्लैंड। प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी एक्सोक्राइन ग्रंथि है? कौन सी एक्सोक्राइन ग्रंथि है या अंतःस्रावी ग्रंथि है? इस तरह से कुछ ऑप्शन, इस तरह से प्रश्न था। उसका ऑप्शन जो आंसर सही था, राइट, वो था सेलेवरी ग्लैंड। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सी एक्सोक्राइन ग्रंथि है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस तरह से। और ये जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं, ये अपने जो स्रावित पदार्थ है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है श्रावण। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एंजाइम। जो ग्रंथियाँ, ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो श्रावण करती है, उस श्रावित पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो इनका श्रावण क्या है? एंजाइम। ये पहली ग्रंथि देखी हमने, एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि। नलिका विहीन, डक्टलेस होती है, ये नलिका विहीन होती है, क्योंकि इनमें नलिका नहीं होगी। ये अपना श्रावण डायरेक्ट कहाँ छोड़ेगी? रक्त के अंदर छोड़ेगी, ब्लड के अंदर छोड़ेगी। और इनके जो स्रावित पदार्थ है उसे हम क्या कहेंगे? उस स्रावित पदार्थ को हम कहेंगे हार्मोन। उस स्रावित पदार्थ को हम क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे। स्रावित पदार्थ क्या होगा? हार्मोन। बहिस्रावी ग्रंथि का क्या था? एंजाइम। श्रावण ब्लड के द्वारा प्रवाहित होगा, यानी हार्मोन को कहाँ छोड़ेगी? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ब्लड के अंदर, और ब्लड के द्वारा ये टारगेट सेल के पास जाएगा। देखिए किस तरह से कार्य होता है। ये देखिए, ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये एक्स है। ये एक्स क्या है? ये हार्मोन है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ने एक्स हार्मोन सीक्रेट किया और वो कहाँ गया? टारगेट सेल के पास गया। किसके माध्यम से गया? ये रक्त के माध्यम से गया है, ब्लड के माध्यम से गया है, रक्त के माध्यम से।
तो टारगेट सेल जहाँ हार्मोन की जरूरत थी वहाँ चला गया। और स्रावित किसने किया? अंतःस्रावी ग्रंथि ने। तो इस तरह से ये अपना काम करता है। तो हमने दो ग्रंथियाँ देखी, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। तीसरी हम देख रहे हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि में कौन सी आएगी? वे ग्रंथियां आएगी जो एंडोक्राइन की तरह काम करे और बहिस्रावी की तरह काम करे, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह काम करती है, उन्हें बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। जैसे पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाज क्या है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। पेंक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। टेस्टिस, वृषण, वृषण जो है वो क्या है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। और अंडाशय, अंडाशय भी क्या है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। तो ये तीन ध्यान रखनी है। मोस्टली जो है वो पेंक्रियाज आती है। वृषण और अंडाशय भी बहिस्रावी ग्रंथि है। किस तरह से है ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, इसी तरह से वर्गीकरण किया हुआ है ये एसिनिकस में, ये पेंक्रियाज के ही पार्ट्स हैं। ये हम जब मिश्रित ग्रंथियाँ पढ़ेंगे आगे तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पेंक्रियाज को, अग्नाशय को। तो ये था हमारा मिक्स्ड ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम। तीन टाइप्स एक्सोक्राइन ग्लैंड देखी हमने, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बाद हमने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि के बाद हमने ये देखी मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम कुछ सामान्य बात देखते हैं। एंजाइम, एंजाइम शब्द जो है, एंजाइम शब्द वो किसने दिया? डब्ल्यू कुहने ने। किसने दिया एंजाइम शब्द? डब्ल्यू कुहने ने। एंजाइम की खोज किसने की? बुकनर ने। एंजाइम की खोज बुकनर ने की थी। एंजाइम शब्द डब्ल्यू कुहने ने दिया, खोज बुकनर ने की। सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था? जाइमेज। सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था? जाइमेज। जिसके अंत में एज आ जाए वो 100% क्या होगा? एंजाइम। और जिसके अंत में ओज हो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज, ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट। जाइमेज, लाइपेज, ये एज आ जाए वो क्या होगा? एंजाइम। एंजाइम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स किसके बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? स्टार्लिंग ने। और पादपों में खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन सा है? पादपों में खोजा गया प्रथम हार्मोन ऑक्जिन। ऑक्जिन हार्मोन पादपों में खोजा गया प्रथम हार्मोन है। और जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन सा है? जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन सिक्रीटिन है। जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन सिक्रीटिन। अब हम बात करें हार्मोन के गुण। हार्मोन के गुण, तो हार्मोन के गुण क्या है? विसरणशीलता का गुण। हार्मोन में किसका गुण पाया जाता है? विसरणशीलता, डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट जो होता है, आणविक भार जो होता है वो कम होता है, इसलिए विसरणशीलता होती है। हार्मोन एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया नहीं शो करते। हार्मोन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शो नहीं करते। इसका मतलब क्या हो? यानी किसी का हार्मोन किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हार्मोन एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया शो नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। जरूरत के समय स्रावित होकर कोशिका को प्रेरित करने के बाद मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। यानी हार्मोन का हमारे शरीर में संग्रह नहीं होता है। हार्मोन का हमारे शरीर में क्या नहीं होता है? स्टोर नहीं होता है। ये अपना काम करेंगे, स्रावित होंगे, ज़रूरत पड़ने पर स्रावित होंगे और स्रावित होकर अपना काम कर जाएंगे। टारगेट सेल के पास जाकर कोशिका को इंड्यूस्ड करेंगे और प्रेरित करने के बाद मूत्र के द्वारा क्या हो जाते हैं? उत्सर्जित हो जाते हैं। हार्मोन को संग्रहित नहीं किया जा सकता। कोई अपवाद है जो थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे तब हम देखेंगे।
अपवाद है थायरोक्सिन हार्मोन, वो प्रोथायरोक्सिन के रूप में स्टोर रहता है। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं। इंटरफेरोन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरोन, देखिए इंटरफेरोन वायरस से संक्रमित कोशिका से स्रावित होता है तथा ये पड़ोसी कोशिका को प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए सूचना देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरफेरोन जो है, इंटरफेरोन वो वायरस से, जो कोशिका संक्रमित है, इन्फेक्टेड है वायरस से, उस कोशिका से स्रावित होगा, उसी से स्रावित होगा। जो कोशिका वायरस से इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, उसी से स्रावित होगा और अपनी पड़ोसी कोशिका को क्या करेगा, प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए सूचना देगा। वो उसे प्रेरित करेगा एंटीबॉडी निर्माण के लिए, प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए। यानी वो खुद तो संक्रमित हो गई लेकिन अपनी पड़ोसी कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाती है। तो यह है इंटरफेरोन, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरफेरोन। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो सर्वप्रथम जो ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कब तक? जब तक पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में न हो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका वजन जो होता है वो 0.6 ग्राम। कितना होता है? 0.6 ग्राम। यह मटर के दाने के समान होती है। अगर मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? अगर मस्तिष्क में, फोर ब्रेन में स्थित होती है। यह सफिनोइड बोन की सेला ट्रसिका नामक गुहा में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सफिनोइड हड्डी की सेला ट्रसिका गुहा में स्थित होती है। क्या होती है? सेला ट्रसिका गुहा में स्थित होती है। ये जो नाम है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का अगर भाग एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्च भाग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है। पश्च भाग एडिनोहाइपोफाइसिस और अगर भाग एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्च भाग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम। ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये जो है क्या है? ये हाइपोथैलेमस। और ये जो है इसका ये इसकी गर्दन है, इन्फिंडिबुलम बोलते हैं इसको, इन्फिंडिबुलम। और ये जो है इसके पार्ट्स, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये अगर भाग है एडिनोहाइपोफाइसिस और ये जो है पश्च भाग है न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये इसका मिडिल पार्ट होता है, बीच वाला ये मिडिल पार्ट होता है इसका। तो ये इसका डायग्राम था पीयूष ग्रंथि का, ये पीयूष ग्रंथि का डायग्राम। और अब पीयूष ग्रंथि के अगर भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन, अगर भाग कौन सा? एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला हार्मोन है एसटीएच या इसको बोलते हैं जीएच। एसटीएच की फुल फॉर्म है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन और जीएच की फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। तो एसटीएच हार्मोन के सर्वप्रथम हम इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, सेल डिवीजन को प्रेरित करना, क्योंकि वृद्धि तभी तो होगी जब कोशिकाएं विभाजित होगी। प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाना, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। एसटीएच आरबीसी निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। एसटीएच आरबीसी निर्माण में भी क्या होता है? 3 कार्य है। एसटीएच कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है और एसटीएच आरबीसी निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्रावण होता है जो मुख्य रूप से आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। ये नोट लगा करके लिखवाया गया यहाँ पे आपको।
ये नोट लगा करके बताया गया है, क्योंकि किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्रावित होता है और वो हार्मोन मुख्य रूप से आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है, लेकिन मुख्य रूप से किडनी से स्रावित होने वाला इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। उसके बाद हम एसटीएच, यदि एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो एसटीएच हार्मोन की कमी होने पर क्या होगा, तो बच्चों में देखते हैं। सर्वप्रथम बच्चों में क्या होगा कमी होने पर, तो बच्चों में यदि कमी हो जाए एसटीएच हार्मोन की, तो एसटीएच हार्मोन का काम क्या है, वृद्धि करना, ग्रोथ करना। तो अब बच्चा है उसके अंदर एसटीएच कम है, ग्रोथ हार्मोन कम है, तो इसका मतलब उसमें क्या नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होगी तो उसकी हाइट क्या रह जाएगी, कम हो जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, ड्वार्फिज्म। इसे हम क्या कहेंगे, बौनापन। ड्वार्फिज्म कहेंगे, बौनापन। यदि अडल्ट के अंदर, वयस्क के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी मिक्सोडिमा। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा डिजीज एक बार और देखने को मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण हो रहा है, जीएच हार्मोन के कारण हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पिट्यूटरी मिक्सोडिमा, या फिर इसको हम साइमन डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइमन डिजीज। पिट्यूटरी मिक्सोडिमा या साइमन डिजीज, ये किसके कारण, एसटीएच की कमी होने पर। अब क्या होगा, किस तरह से यदि इसकी कमी हो जाए तो किस तरह से इफेक्ट करता है, वो चीज़ देखिए आप। यदि कमी हो जाती है एसटीएच हार्मोन की, एसटीएच हार्मोन कम है तो एसटीएच हार्मोन का काम क्या था, पहला ही काम पढ़ा था हमने, सेल डिवीजन करना। क्या करना, सेल डिवीजन। तो एसटीएच कम है तो कोशिका विभाजन क्या होगा, कम होगा। ये जो एरो नीचे की तरफ है इसका मतलब है कम होना। तो कोशिका, एसटीएच कम है तो कोशिका विभाजन क्या होगा, कम होगा। अब कोशिका विभाजन कम होगा तो इसका मतलब नई कोशिकाएं नहीं बनेगी, नई कोशिकाएं भी क्या बनेगी, कोशिका विभाजन कम होगा तो नई कोशिकाएं भी क्या बनेगी, कम बनेगी। अब नई कोशिकाएं कम बनेगी तो जो पुरानी कोशिकाएं हैं, तो पुरानी कोशिकाओं का क्या नहीं होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। पुरानी कोशिकाएं अपनी जगह से हटेगी नहीं, और जब पुरानी कोशिकाएं नहीं हटेगी तो जल्दी क्या आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं साइमंड डिजीज, या फिर क्या कहते हैं, पिट्यूटरी मिक्सोडिमा। अब यदि एसटीएच की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, ये तो कमी देखी थी हमने, पिट्यूटरी मिक्सोडिमा हो जाता है अडल्ट के अंदर या साइमन डिजीज, और बच्चे के अंदर ड्वार्फिज्म हो जाता है। अब हम बात करें एसटीएच की अधिकता होने पर, तो एसटीएच की अधिकता होने पर बच्चों में बात करें हम, तो बच्चों के अंदर यदि एसटीएच की अधिकता हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो गई, ग्रोथ हार्मोन अधिक हो गया, तो इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन एसटीएच अधिक हो गया तो वृद्धि अधिक होगी, वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी। और वृद्धि अधिक होगी यानी लंबाई सामान्य से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और लंबाई सामान्य से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, गिगांटिज्म। क्या कहते हैं, गिगांटिज्म बोलते हैं। तो एसटीएच की अधिकता होने पर कौन सी डिजीज हो जाती है, गिगांटिज्म। किसमें, बच्चे में। यदि हम अडल्ट की बात करें, वयस्क की बात करें, यदि वयस्क के अंदर एसटीएच हार्मोन है वो अधिक हो जाए तो क्या होगा, यदि एसटीएच हार्मोन अधिक हो जाए अडल्ट के अंदर, एसटीएच हार्मोन अधिक है तो बोन की जो थिकनेस है, बोन की जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बोन की मोटाई बढ़ेगी तो फेस है वो गोरिल्ला फेस हो जाएगा, गोरिल्ला जैसा, गोरिल्ला बंदर देखा होगा उस तरह का फेस हो जाएगा। फिंगर, जो फिंगर है, जो अंगुलियां हैं, जो हैंड्स है, जो हाथ है, और जो जबड़ा है वो क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। और ये जब ये लक्षण हो जाते हैं, गोरिल्ला फेस, फिंगर, हैंड्स और जबड़ा जब असामान्य हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं एक्रोमीगेली। क्या बोलते हैं, एक्रोमीगेली। तो एसटीएच की अधिकता होने पर बच्चों में तो होता है गिगांटिज्म, और वयस्क के अंदर होता है एक्रोमीगेली। क्या होता है, एक्रोमीगेली। और इसकी अधिकता से और क्या रोग हो जाता है अडल्ट के अंदर, कुबड़, हंचबैक हो जाता है, कुबड़ हो जाता है। तो ये एसटीएच की अधिकता से एक्रोमीगेली और कुबड़ हो जाता है, गिगांटिज्म हो जाता है। और एसटीएच की कमी से हमने कौन सा देखा था, ड्वार्फिज्म देखा था। कौन सा देखा था, ड्वार्फिज्म और साइमन डिजीज देखी थी।
पहला हार्मोन कंप्लीट कर लिया हमने, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन है TSH। दूसरा हार्मोन कौन सा है? TSH। TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलेट का मतलब होता है इंड्यूस्ड करना। स्टिम्युलेट का अर्थ क्या होता है? इंड्यूस्ड करना। इंड्यूस्ड यानी प्रेरित करना, प्रेरित करना। ये स्टिम्यूल जो है, स्टिम्युलेटिंग का अर्थ होता है प्रेरित करना। तो इन नाम से स्पष्ट है, ये TSH हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा अग्रभाग से, और कहाँ जाएगा? थायराइड ग्रंथि के पास। और थायराइड ग्रंथि को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावण के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। तो यह थायराइड ग्रंथि को क्या करता है? प्रेरित करता है। और किसके लिए? थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर हम इसका इतना ही पढ़ेंगे। बाकी तो थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, वो हम थायराइड ग्रंथि के अंदर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के अंदर हम कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ लिया STH हार्मोन, दूसरा है TSH हार्मोन। तो TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा और थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा, और फिर थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करेगी। तीसरा है ACTH। ACTH की फुल फॉर्म है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या करेगा? ये देखिए एड्रीनो, एड्रीनो का मतलब एड्रीनल, और कोर्टिको मतलब है कोर्टेक्स, ट्रोपिक यानी प्रेरित हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक यानी एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को प्रेरित करेगा। किस भाग को? एड्रीनल ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी भाग होता है जिसे हम कोर्टेक्स बोलते हैं, एक आंतरिक पार्ट होता है जिसको हम मेडुला बोलते हैं। मैं दिखाऊंगा आगे जब एड्रीनल ग्रंथि पढ़ेंगे। ACTH के बाहर जो एड्रीनल ग्रंथि का बाहरी पार्ट है उसको एड्रीनल कोर्टेक्स, और मध्य का भाग जो है उसको मेडुला बोलते हैं। तो ये हार्मोन जो है ACTH हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होगा और एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग यानी बाहरी भाग के पास जाएगा, और उसे हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। उसके बाद आता है चौथा हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल मतलब पुटिका होती है, स्टिम्युलेट मतलब प्रेरित करना, यह पुटिकाओं को प्रेरित करेगा। हम बात करते हैं मेल के अंदर। किसके अंदर? मेल के अंदर, पुरुष के अंदर। तो पुरुष में क्या है? टेस्टिस है, वृषण है। तो वृषण ये क्या करेगा? FSH यदि अधिक है, FSH क्या है? अधिक है, तो स्पर्म निर्माण क्या होगा? शुक्राणु निर्माण क्या होगा? अधिक होगा। शुक्राणु निर्माण क्या होगा? अधिक होगा। यदि फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर क्या है? ओवरी है, अंडाशय है। जब FSH अधिक है तो क्या करेगा? ये अंडाणु निर्माण करेगा, ओवम क्या करेगा? अंडाणु निर्माण, ओवम फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद FSH एंड LH, FSH एंड LH को ही बोलते हैं ICSH। LH हार्मोन जो होता है इसे मेल के अंदर, फीमेल के अंदर बोलते हैं LH, और मेल के अंदर इसको बोलते हैं ICSH। ICSH LH ही है। नर के अंदर इसको बोलते हैं ICSH, और मादा के अंदर इसको बोलते हैं LH। तो FSH और LH हार्मोन गोनेडियल की सक्रियता बढ़ाते हैं। गोनेडियल की क्या बढ़ाते हैं? सक्रियता बढ़ाते हैं। अतः इन्हें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या कहा जाता है? इसे गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। गोनेडियल की सक्रियता बढ़ाते हैं इसलिए गोनेडोट्रोपिन। LH हार्मोन पांचवा हार्मोन है LH हार्मोन। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूनाइजिंग लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन करेगा, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडाणु से अंडाशय से अंडाणु का निकलना, यानी सेकेंडरी oocyte का अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में जाना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो अंडोत्सर्ग को प्रेरित कौन करता है? LH हार्मोन करता है।
फिर 6 नंबर हार्मोन आता है ICSH। मैंने कहा ये LH हार्मोन ही है। LH हार्मोन को ही क्या बोलते हैं, ICSH बोलते हैं मेल के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल को क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका या फिर लीडिंग सेल, जो किसमें होती है, नर के अंदर। तो मेल में जो लीडिंग सेल है या फिर इसको हिंदी में अंतराली कोशिका बोलते हैं, तो अंतराली कोशिका को क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा, प्रेरित करेगा। और ये अंतराली कोशिकाएं क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करेगी, स्रावण करेगी। किसका स्रावण करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। छठा हमने ICSH पढ़ लिया। अब 7वां हार्मोन है PRL। PRL को बोलते हैं प्रोलैक्टिन या फिर इसको हम LTH भी बोलते हैं, लेक्टोट्रोपिक, या फिर हम इसको MTH भी बोलते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन या लेक्टोट्रोपिक या मेमोट्रोपिक हार्मोन, PRL, LTH और MTH एक ही नाम है, ये एक ही बात है, PRL, LTH, MTH। ये क्या करेंगे, मेमेरी ग्लैंड को प्रेरित करेंगे। क्या करेंगे, मेमेरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों को प्रेरित करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं ये दुग्ध निर्माण व दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। ये जो हार्मोन है मेमोट्रोफिक, प्रोलैक्टिन, लेक्टोट्रोफिक, ये हार्मोन क्या करेगा, दुग्ध निर्माण या दूध स्रावण को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। 8वां है MSH। MSH की फुल फॉर्म है मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। MSH क्या है, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब ये साइट है, इसका मतलब कोशिका। तो ये मेलेनोसाइट जो है, मेलेनोसाइट जो कोशिकाएं हैं उनको स्टिम्युलेट करेगा, उनको प्रेरित करेगा। MSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा और मेलेनोसाइट स्टिम्युलेट हार्मोन यानी मेलेनोसाइट कोशिकाओं को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो MSH हार्मोन मेलेनोसाइट को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। और जब मेलेनोसाइट कोशिकाएं प्रेरित होगी तो ये किसको, ये मेलेनिन वर्णक को बढ़ाएगी। किसको बढ़ाएगी, मेलेनिन वर्णक, यानी मेलेनोसाइट कोशिकाएं मेलेनिन पिगमेंट, मेलेनिन वर्णक का स्रावण करेगी। और जब मेलेनिन वर्णक जो है वो जो हमारी त्वचा है उसका कलर क्या करता है, डार्क करता है। क्या करता है, डार्क। जब मेलेनिन वर्णक एक जगह पर एकत्रित हो जाता है तो वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जो तिल का निर्माण होता है वो इसी कारण होता है, मेलेनिन वर्णक के कारण। मेलेनिन वर्णक जब एक जगह पर एकत्रित हो जाता है तो बाकी स्किन लाइट हो जाएगी, भूरा रंग हो जाएगा। तो जिन व्यक्तियों के तिल ज़्यादा होते हैं उनका कलर गोरा होता है, ऐसा देखा होगा, मेलेनिन वर्णक। वैसे ये जो क्रोसमेटिक जो जंतु होते हैं, वो जो रंग बदलने वाले जंतु आप कहते हैं रंग बदलते हैं, जैसे गिरगिट है, तो उन जंतुओं में इस प्रकार की मेटाक्रोसिस जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है। तो ये हमारे अंदर मिक्स प्रभाव होता है, पूर्णतः इसका नहीं होता है, मिक्स प्रभाव होता है। तो मेलेनिन वर्णक जो होता है वो क्या करता है, स्किन कलर डार्क करता है। जब ये पूरी त्वचा में फैल जाएगी तो त्वचा क्या हो जाएगी, स्किन जब एक जगह पर एकत्रित हो गया तो वहाँ पे ये किसका निर्माण कर देगा, तिल का निर्माण कर देगा। और बाकी की जो त्वचा है वो क्या हो जाएगी, लाइट यानी ब्राउन कलर हो जाएगा। तो ये पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है, यानी पीनियल जो ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन और MSH हार्मोन विरोधी है एक दूसरे के। क्या है, एक दूसरे विरोधी है। MSH तो क्या करता है, त्वचा का कलर जो है वो डार्क करता है, और मेलेटोनिन क्या करता है, ये लाइट करता है। यानी मेलेटोनिन MSH को एक जगह एकत्रित करता है। मेलेटोनिन क्या करेगा, MSH को एक जगह एकत्रित करेगा और बाकी त्वचा का कलर डार्क न करके क्या कर देगा, हल्का कर देगा, लाइट कर देगा, ब्राउन कर देगा। तो ये दूसरे के विरोधी हार्मोन है। ये हमने पढ़े थे हार्मोन, 8 हार्मोन पढ़े थे हमने, किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाले। अब हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित हार्मोन। तो पश्च भाग से कितने हार्मोन स्रावित होंगे, 2 हार्मोन स्रावित होंगे। पहला है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन,
या फिर हम इसको बोल सकते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है, इसलिए वेसोप्रेसिन बोलते हैं। एडीएच हार्मोन काम क्या करेगा? एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस जो मूत्र, जब बार बार मूत्र आता है, यूरिन सिक्रेट करते हैं बार बार, तो उसके विरोध काम करता है ये एडीएच हार्मोन। क्या है ये? नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन समझते हैं आप, किडनी का पार्ट आपने पढ़ा होगा, नेफ्रॉन किडनी के अंदर पढ़ाएंगे। नेफ्रॉन H2O पुनः अवशोषण, H2O रीअब्सॉर्प्शन, जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। जल के क्या बढ़ाता है? पुनः अवशोषण। जब जल का पुनः अवशोषण अधिक होगा तो मूत्र क्या आएगा? कम आएगा। तो इसीलिए एंटी है। डायूरेटिक मतलब मूत्रलता, डायूरेसिस मूत्रलता, तो उसके क्या है? विरोधी है, एंटी है। क्यों? क्योंकि यह नेफ्रॉन में जल के पुनः अवशोषण को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, इससे यूरिन कम आएगा। वेसोप्रेसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रक्तवाहिनियों में संकुचन करता है। जब रक्तवाहिनियों में संकुचन होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह रक्तवाहिनियों को संकुचित करता है। उसके बाद यदि एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए, एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? एडीएच की कमी हो जाए तो क्या होगा? यदि एडीएच की कमी हो गई तो एडीएच कम है तो नेफ्रॉन में क्या होगा? जल का पुनः अवशोषण क्या होगा? कम होगा। और जब नेफ्रॉन का पुनः अवशोषण कम होगा तो जल का उत्सर्जन क्या होगा? अधिक होगा। तो अधिक होगा तो जो आपका मूत्र है वो क्या होगा? अधिक होगा, और तनु होगा, डाइल्यूट होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? मूत्र अधिक आना, डाइल्यूट आना, इसी को हम कहते हैं डायूरेसिस, या फिर पोलीयूरिया, या फिर डायबिटीज इंसिपिडस। हम बोलते हैं एक डायबिटीज पढ़ते हैं, ये है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस है ये। पोलीयूरिया या डायूरेसिस या डायबिटीज इंसिपिडिया, यानी बार बार मूत्र आना, ये डायूरेसिस बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है? एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। अब यदि एडीएच हार्मोन अधिक हो जाए तो क्या होगा? यदि एडीएच हार्मोन की अधिकता हो जाए तो ब्लड वेसल्स में संकुचन अधिक होगा, क्योंकि एडीएच हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ब्लड वेसल्स में संकुचन करता है। यदि अधिक हो गया तो ब्लड वेसल्स में संकुचन होगा, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और व्यक्ति की मौत तक भी हो सकती है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर। ये ब्लड के अंदर यदि ये बताया गया है कि ब्लड के अंदर यदि साल्ट अधिक है और जल यदि ब्लड के अंदर कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? प्रासरण दाब अधिक होगा और एडीएच अधिक। ऑक्सीटोसिन, दूसरा पहला हार्मोन हमने पढ़ा एडीएच। एडीएच की अधिकता होने पर क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कमी होने पर क्या होता है? वो देखा, डायूरेसिस हो जाता है, पोलियूरिया हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो दूसरा हार्मोन स्रावित होता है पश्च भाग से, ऑक्सीटोसिन। इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव हार्मोन। प्रसव हार्मोन क्यों कहते हैं वो देखिए आप। इसे मिल्क एजुकुलेटरी हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह हार्मोन प्रसव में सहायक होता है। प्रसव हार्मोन इसलिए कहते हैं, प्रसव के अंदर क्या होता है? सहायक होता है, इसलिए इसको प्रसव हार्मोन कहा जाता है। मिल्क एजुकुलेटरी, मिल्क का दूध, एजुकुलेटरी का मतलब होता है बाहर निकलना, तो मिल्क एजुकुलेटरी हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क एजुकुलेटरी बाहर, क्योंकि यह दुग्ध श्रावण को भी क्या करता है? प्रेरित करता है, इसलिए इसको मिल्क एजुकुलेटरी और इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसव हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन कहा जाता है। ये हमने देखा था पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग और पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन, और इनकी कमी से क्या हो जाता है और इनकी अधिकता से क्या हो जाता है, इनसे रिलेटेड हमने डिजीज पढ़ी थी। यानी हमने पीयूष ग्रंथि को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि भी कोई भी कमी है तो डिसलाइक की बजाय आप कमेंट करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल को आप अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।